रोलिंग मोशन या प्लेन मोशन या फिर मैं बोलूँ कंबाइन मोशन, कंबाइन बोले तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, ये पूरा एक ही मोह माया है। ये इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम एक बार पढ़ चुके हैं, जो हमने बात की थी ना इंट्रोडक्शन टू रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, वहाँ पे अपन ने टाइप्स ऑफ मोशन की बात की थी। वहाँ पे अपन ने मैथमेटिकल एनालिसिस पे बात नहीं की थी। यहाँ पे अपन पूरा डिटेल में इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है, कि भाई रोलिंग मोशन के अंदर क्या होता है, पैरामीटर कैसे रिलेट करते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एनर्जी कैसे लिखेंगे, सारी चीज़ें, ठीक है। हर एक चीज़ इस पूरे टॉपिक के अंदर डिस्कस होगी। और इनफैक्ट पूरे रोटेशनल मोशन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है, क्योंकि यहाँ पे दोनों मोशन एक साथ इंक्लूड हो जाते हैं, बराबर है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि भाई रोलिंग मोशन क्या होता है, तो बेसिकली ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का कंबाइन मोशन होता है, यही होता है। अब देखो ट्रांसलेशनल मोशन में अपन क्या बोलते हैं कि बॉडी के सारे पार्ट के मोशन पैरामीटर एक जैसे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं स्पीड को लेके डिस्कशन करूं, तो यदि सेंटर ऑफ मास हमारे पास वीसी स्पीड से चल रहा है, तो इस बॉडी के सारे पार्ट की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की इक्वल होगी। तो जो ए पॉइंट है वो भी सेम डायरेक्शन में उतनी स्पीड से दी जा रहा है, बी पॉइंट की वेलोसिटी भी उतनी ही है, सी की भी उतनी है, हर एक पार्ट के मोशन पैरामीटर इक्वल है। तो इस टाइप के मोशन को अपन बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, बराबर है। ज़रूरी नहीं मैं यहाँ का यदि एक डी पॉइंट लूँगा तो उसके साथ भी वही होगा, डी पॉइंट के मोशन पैरामीटर भी उतने होंगे वी सी, बराबर है। तो आप कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, मोशन पैरामीटर इक्वल होंगे तो हम उसे बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन, इस तरीके से बोल। और ये ज़रूरी नहीं मैं सिर्फ वेलोसिटी की बात करूँ, कोई भी मोशन पैरामीटर लो, चाहे वो आप पोजीशन ले लो, वही सॉरी डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा या एक्सेलरेशन की बात करूँगा, वेलोसिटी की बात करूँगा, किसी की भी बात करो, ठीक है, पूरी बॉडी के मोशन पैरामीटर एक जैसे होने चाहिए, बराबर है। यहाँ तक के पार्ट में कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के अंदर हम बोलते हैं कि बॉडी हमारे पास इस तरीके से मोशन में है कि उसके सारे पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे होते हैं। क्या होते हैं? सारे पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे होते हैं और सबकी एंगुलर वेलोसिटी इक्वल होती है और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में भी इक्वल होती है या उतनी ही होती है। जैसे बोलूँ ये वाला जो आपके पास राउंड ऑब्जेक्ट है, ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, तो यहाँ पे सारे पार्टिकल चाहे ए बी सी डी कोई भी लो, सब आपके पास सर्कुलर मोशन में होंगे और सब इक्वल एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहे होंगे। ये हमारे पास मैं एक्सेस ऑफ रोटेशन मान के चल रहा हूँ, जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, बराबर है। इस तरीके की सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। तो ये जो रोटेशनल मोशन होता है, यहाँ पे यदि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन पैरामीटर चाहिए, जैसे मेरे को ए के चाहिए, तो ए की यदि मुझे स्पीड चाहिए, तो स्पीड को मैं बता सकता हूँ सर्कुलर मोशन के जो फंडे हैं उसके अकॉर्डिंग, कि इसकी जो रेडियस है कैपिटल आर, ये रेडियस मान के चल रहा हूँ कैपिटल आर, तो ये आ जाएगा आर ओमेगा, इस तरीके से रहेगा। डायरेक्शन सबकी अलग अलग रहेगी, ए भी घूमता रहेगा। यदि बी की इस मोमेंट पे यदि मुझे चाहिए वेलोसिटी कितनी रहेगी, तो इस तरीके से रहेगी आर ओमेगा। सी पार्ट की यदि बात करोगे तो इस तरीके से वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर अपोजिट 90 डिग्री पर रहेंगे, और ये जो पोजीशन वेक्टर मैं सेंटर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से मेजर कर रहा हूँ, तो ये आर ओमेगा। और डी पॉइंट के मोशन पैरामीटर देखूंगा तो इस तरीके से आएंगे आर ओमेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और ये जो मैं जनरल पॉइंट एक बीच में कहीं पॉइंट ले रहा था ना, डी पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ ले लिया एक पॉइंट डी, और इस डी पॉइंट के बारे में बोला जाए और मान लेता हूँ चलो डी पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर है वो स्मॉल आर है, तो डी पॉइंट की जो वेलोसिटी रहेगी वो हमारे पास आर ओमेगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है, इस तरीके से रहेगी, स्मॉल आर मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। यदि आप पास एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस इक्वल है तो सारे पार्टिकल की स्पीड इक्वल होगी, अनइक्वल है तो आप पास स्पीड अनइक्वल रहेगी। ये हमारे पास फंडा रहता है रोटेशनल मोशन में। अब यदि बॉडी के पास दोनों मोशन एक साथ होने लग जाए तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को अपन बोलते हैं रोलिंग मोशन या प्लेन मोशन या कंबाइन मोशन, बराबर है। अब यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये बात समझ आ रही होगी। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन बात करें तो हमारे पास बॉडी इस तरीके से कुछ जा रही होगी, एक साथ ऐसे चल रही होगी,
तो सारे पार्ट के मोशन पैरामीटर इक्वल रहेंगे। इस तरीके से वी सी स्पीड से जा रही होगी, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि सबके मोशन पैरामीटर क्या है, इक्वल आए। और यदि मैं बात करूँ रोटेशन की, तो बॉडी इस तरीके से घूम रही होगी, सेंटर ऑफ मास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस तरीके से घूम रही होगी। इसके मोशन पैरामीटर कंटिन्यूसली आपस देखूँ वेलोसिटी वगैरह को, तो वो चेंज होते रहेंगे, बराबर है। तो इस तरीके से बॉडी घूम रही होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब अपन बात कर रहे थे बॉडी आपके पास इस तरीके से आगे भी चल रही है और एट द सेम टाइम घूम भी रही है, उस पर्टिकुलर मोशन को अपन बोलते हैं रोलिंग मोशन या हमारा प्लेन मोशन। यानी कि हर एक पार्टिकल के पास दो टाइप के मोशन या जो मोशन पैरामीटर है दो टाइप के मोशन की वजह से होंगे, और उन सब के अपन रिजल्टेंट की बात करेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे देख लूँ आपके पास, तो यदि ए पॉइंट को यदि आप ऑब्जर्व करो क्लोजली, तो आप बोलोगे ए पॉइंट के पास इस तरीके से एक वेलोसिटी आ रही है ड्यू टू द ट्रांसलेशनल मोशन विच इज इक्वल टू द सेंटर ऑफ मास। ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से जितने भी मोशन पैरामीटर रहेंगे ना, वो सेंटर ऑफ मास के इक्वल रहेंगे, और रोटेशन की वजह से इस तरीके से आर ओमेगा, बराबर है। तो ए पॉइंट के पास जो ओवरऑल यदि वेलोसिटी की बात की जाए, तो इन दोनों का रिजल्टेंट रहेगा, बराबर है। तो ए पॉइंट इधर की तरफ जाएगा और दोनों 90 डिग्री पे, तो आप रिजल्टेंट की बात कर सकते हो। रिजल्टेंट इस तरीके से आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट के पास एक मोशन पैरामीटर इधर की तरफ ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, और दूसरा मोशन पैरामीटर भी इधर की तरफ रोटेशनल की वजह से, कितना, आर ओमेगा। तो ओवरऑल यदि मुझे देखा जाए तो आपस वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी वी सी प्लस आर ओमेगा। मैं डायरेक्ट ऐड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम है। सी पॉइंट की बात करें तो सी पॉइंट इस तरीके से बात करें, एक आर ओमेगा इधर की तरफ रोटेशन की वजह से और इधर की तरफ ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से वी सी, रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा कहीं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके निकाल लोगे। सिमिलरली डी पॉइंट की बात करेंगे तो डी पॉइंट के पास इधर की तरफ रोटेशन की वजह से आर ओमेगा और ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से इधर की तरफ वी, दोनों अपोजिट है, वी सी दोनों अपोजिट है ना, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ठीक है। और जो बड़ी होगी उधर की तरफ रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी, इक्वल होगी तो जीरो हो जाएगी, वी सी डी आर ओमेगा की इक्वल हो गया तो, बराबर है। यानी कि बॉडी यहाँ पे इस तरीके से घूम भी रही है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, और सेंटर ऑफ मास आगे भी बढ़ रहा है वी सी स्पीड से, तब का नज़ारा है। यहाँ पे मैंने जो भी दिखाया वो कंबाइन दिखाया। अच्छा, एक चीज़ और मैं बात करूँ, कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लीजिए, जैसे मैंने पी पॉइंट ले लिया ना, तो ये एक रोलिंग बॉडी की बात कर लेता हूँ मैं। ज़रूर नहीं कि वो आपस इस तरीके से मैं देखूँ, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया और ये ऑब्जेक्ट हमारे पास इस तरीके से एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम भी रहा है, एट द सेम टाइम सेंटर ऑफ मास उसका आगे भी बढ़ रहा है वी सी स्पीड से। और इस बॉडी पे किसी एक जनरल पॉइंट की बात करूँ, जैसे ये ले लिया मैंने एक जनरल पॉइंट पी, और बोला जाए इस पी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी, तो पी पॉइंट की वेलोसिटी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि भाई पी पॉइंट के पास एक ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से वेलोसिटी होगी वी सी, ठीक है। एट द सेम टाइम इसके पास रोटेशनल मोशन की वजह से भी एक वेलोसिटी होगी, और रोटेशनल मोशन की वजह से जो वेलोसिटी होगी मैं उसे ऐसा लिख दूँ, वेलोसिटी ऑफ पी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और पी पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी ना सेंटर ऑफ मास का अबाउट, वो कितने आ जाएगी, इसकी पोजीशन वेक्टर आर है तो आर ओमेगा, और अब डायरेक्शन वगैरह चेक करना चाहते हो तो इस तरीके से आ जाएगी, वो आपको डिपेंड करेगा कि सेंस ऑफ रोटेशन वगैरह क्या है, तो इस तरीके से आ जाएगी। तो पी पॉइंट के पास दो वेलोसिटी होगी, एक ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से और एक रोटेशनल मोशन की वजह से। रोटेशन वाली को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ पी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, बराबर है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो भी वेलोसिटी आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ रोटेशन की वजह से आ रही है, ट्रांसलेशनल की वजह से रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आ रही। तो इस तरीके से मैं बात कर सकता हूँ। आप इवन एक्सेलरेशन भी लिखना चाहते हो जैसे पी पॉइंट का, तो मैं ऐसा लिख दूंगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना।
अच्छा वेक्टर फॉर्म में होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब सी पे बैठ के सेंटर ऑफ मास पे बैठ के पी की बात करोगे तो सी के रिस्पेक्ट में पी सर्कुलर मोशन में, और सर्कुलर मोशन में आपको पता है दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं, एक टेंजेंशियल और एक नॉर्मल। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बराबर है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो बेसिक पार्ट है ना वो कुछ तो आपको पहले से ही पता था, और थोड़े से मैंने जो मोशन पैरामीटर को रिलेट करने वाला पार्ट है ना ये आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब एक न्यू क्वांटिटीज़ की बात करते हैं इसी कंटिन्यूएशन में, बराबर है, ओके। रोलिंग मोशन का एक स्पेशल पार्ट होता है जिसे अपन बोलते हैं प्योर रोलिंग, ठीक है। तो प्योर रोलिंग के अंदर बेसिकली जो ऑब्जेक्ट हमारे पास रोलिंग मोशन में होगा, यदि वो किसी और सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है तो जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होंगे उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो होनी चाहिए। यानी कि हमारे पास ये जो रोलिंग वाला ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली कॉन्टैक्ट सरफेस के ऊपर स्लाइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम उस टाइप पे जो उसका मोशन होगा हम उसे बोलेंगे प्योर रोलिंग मोशन। जैसे आपके पास गाड़ी चलती है ना तो रोड के ऊपर आपके टायर स्लिप नहीं कर रहे होते, वो उसके ऊपर रोल कर रहे होंगे, तो उसे अपन बोलते हैं प्योर रोलिंग, बराबर है। अब थोड़ा सा है ना इसकी प्योर रोलिंग की कंडीशन को देखते हैं, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल में, इसलिए डिटेल में इस पर बात करते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में प्योर रोलिंग की क्या कंडीशन लिखेंगे। जैसे ये एक स्टेशनरी सरफेस है और इसके ऊपर एक आपका राउंड ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कर रहा है, तो प्योर रोलिंग की क्या कंडीशन होनी चाहिए। मान लेते हैं ये वाला यदि हमारे पास v स्पीड से जा रहा है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है vc, एट द सेम टाइम ये इसे रोटेट भी कर रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो यहाँ पर अब आप दो पॉइंट की बात करो, एक पॉइंट जो राउंड ऑब्जेक्ट पे होगा, एक पॉइंट जो बिल्कुल सरफेस पे होगा लेकिन इस राउंड ऑब्जेक्ट वाले पॉइंट के कांटेक्ट में होगा। मैं इसे अलग कलर से दिखा रहा हूँ। तो जो दूसरे अलग कलर से दिखाया है ये बेसिकली हमारे पास रेस्ट पे है, तो ऊपर वाला भी हमारे पास रेस्ट पे होना चाहिए, तभी रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो रहेगी। लेकिन ऊपर वाले की बात करें तो ये आपके पास राउंड ऑब्जेक्ट का पार्ट है, तो उसके पास एक वेलोसिटी आगे की तरफ होगी ड्यू टू द ट्रांसलेशनल मोशन दैट इज वीसी। और जिस तरीके से घूम रहा है, मैंने जो क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाया है, तो पीछे की तरफ एक और वेलोसिटी बता सकता हूँ ड्यू टू द रोटेशनल मोशन दैट इज आर ओमेगा। और इस वाले ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में यदि मैं बात करूँगा तो क्या मैं उसे लिख सकता हूँ वी सी माइनस आर ओमेगा। इट इज़ द इफेक्टिव वेलोसिटी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ये होनी कितनी चाहिए, ये हमारे पास ज़ीरो होनी चाहिए। यानी कि जो वी सी रहेगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वो आर ओमेगा के इक्वल है। यहाँ तक के पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, ये कंडीशन कब आ रही है, जब आप पास ऑब्जेक्ट जिस सरफेस पे रोल कर रहा है वो सरफेस रेस्ट पे, वो सरफेस का खुद का मोशन नहीं हो रहा है, तब ये नज़ारा देखने को मिलेगा। अच्छा, गलती से ये ओमेगा की डायरेक्शन अपोजिट होती, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होती, तो आर ओमेगा भी आगे की तरफ आता और वी सी प्लस आर ओमेगा ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी थी, और वी सी प्लस आर ओमेगा तो ज़ीरो नहीं हो सकता, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो उस केस में प्योर रोलिंग पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो वाला केस यहाँ पे कंसिडर नहीं किया। नेक्स्ट सिचुएशन देखो, यदि हमारा राउंड ऑब्जेक्ट जिस पे प्योर रोलिंग कर रहा है वो यदि हमारे पास मोशन में आ जाए तो नज़ारा क्या रहेगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ये राउंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वी सी, एट द सेम टाइम ये ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। फिर से आप एक पॉइंट लो जो आपके पास दूसरे वाले सरफेस के कांटेक्ट में या फिर बोलो प्लेटफॉर्म के कांटेक्ट में, तो उसके पास दो वेलोसिटी रहेगी, एक आगे की तरफ वी सी ड्यू टू द ट्रांसलेशनल मोशन और एक पीछे की तरफ आर ओमेगा ड्यू टू द रोटेशनल मोशन। और इसके कांटेक्ट में जो प्लेटफॉर्म का पॉइंट है उसकी सपोज मैं ये बोलूँ कि हमारा प्लेटफॉर्म इधर की तरफ जा रहा है विद वेलोसिटी वी नॉट, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी आगे की तरफ रहेगी हमारे पास वी नॉट, राइट। तो इस पॉइंट के आगे की तरफ वेलोसिटी रहेगी वी नॉट, तो जो ऊपर वाला जो राउंड ऑब्जेक्ट का पॉइंट है जो इसके कांटेक्ट में, उसकी भी एग्जैक्टली आगे की तरफ वेलोसिटी वी नॉट ही होनी चाहिए। और उसके आगे की तरफ वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ वी सी माइनस आर ओमेगा। तो कहीं ना कहीं वी सी माइनस आर ओमेगा वी नॉट के इक्वल होना चाहिए,
और गलती से सिचुएशन कुछ उल्टी आ जाए, यानी कि हमारा जो नीचे वाला प्लेटफॉर्म है ये यदि मैं मान लूँ कि इधर की तरफ जा रहा है विद एन वेलोसिटी v0, यानी कि यहाँ जो पॉइंट है कॉन्टैक्ट वाला उसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ है, तो मैं कहूँगा कि हमारा जो राउंड ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट है जो इसके कॉन्टैक्ट में उसकी वेलोसिटी भी पीछे की तरफ आनी चाहिए। तो फिर अपन कंडीशन ऐसे लिखेंगे r ओमेगा माइनस vc, ये v0 के इक्वल होगा। ये मैंने दो अलग अलग केसेस बताए एक ही डायग्राम की हेल्प लेके, दो बार नहीं बनाए। आप कन्फ्यूजन मत हो जाना कि सर दोनों में से कौन सी होगी, वो डिपेंड करेगा। प्लेटफॉर्म की मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन मान रहा हूँ v0, तो ये वाला आपके पास कंडीशन आ जाएगी। बैकवर्ड डायरेक्शन मान रहा हूँ v0, तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। बस आपको यही देखना है कि जो दो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, एक प्लेटफॉर्म वाला और एक राउंड ऑब्जेक्ट वाला, उन दोनों की वेलोसिटी को इक्वेट करना है, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये vc फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो तो ओमेगा आपके पास क्लॉकवाइज, ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। यदि ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज होगा तो r ओमेगा आगे की तरफ आ जाएगा। अब थोड़ी सी कंडीशन देखो, मैं अलग से बना रहा हूँ। सपोज ये राउंड ऑब्जेक्ट है और ये आपस इधर की तरफ vc वेलोसिटी, और ये ऐसे घूमने लग जाए यदि ओमेगा, और नीचे हमारे पास ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी बात कर लो भाई, तो मैं नीचे वाले प्लेटफॉर्म की बात कर लेता हूँ। तो ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, एक इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट, तो इसकी वेलोसिटी एक आगे की तरफ रहेगी vc और दूसरी भी आगे की तरफ रहेगी r ओमेगा, बराबर है। तो ज़रूरी है कि जो आपके पास अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये आगे की तरफ चले v0 स्पीड से, और v0 इस तरीके से होना चाहिए दैट इट इज़ vc प्लस r ओमेगा की इक्वल है। अदरवाइज प्योर रोलिंग पॉसिबल नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा होगा तो प्योर रोलिंग होगी। हम बेसिकली प्योर रोलिंग की कंडीशन की बात करें, प्योर रोलिंग कब कब हो सकती है, समझ में आ रही है बात। बस इन्हीं चीज़ों को लेकर अपन बात कर रहे हैं। एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करो। इसमें एक राउंड ऑब्जेक्ट है जिसकी रेडियस r, और यहाँ पे ये दो सरफेस के कांटेक्ट में आ गए, बॉटम पे भी और टॉप पे भी। दो मैंने प्लेटफॉर्म ले लिए, ऊपर वाले की वेलोसिटी v फॉरवर्ड डायरेक्शन में, पीछे वाले की वेलोसिटी ट्वाइस ऑफ v बैकवर्ड डायरेक्शन में। आपको बताना है कि ये जो आपके पास राउंड ऑब्जेक्ट है इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितनी है, और ऑफकोर्स आपको सेंस ऑफ रोटेशन भी बताना पड़ेगा कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई करो। उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई किया है और आपका आंसर आया है। मुझे नहीं पता ये कैसे जा रहा होगा, किधर जा रहा, आप किधर भी मान लीजिए, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि कुछ आपने डायरेक्शन अपोजिट मानी है तो ऑटोमेटिक चीज़ नेगेटिव आ जाएगी। मैं मानता हूँ हमारा ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ विथ स्पीड vc, और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। यदि ओमेगा नेगेटिव आ जाएगा तो समझ आना कि ये आपस एंटी क्लॉकवाइज होगा। यदि vc नेगेटिव आ रहा तो ये सेंटर ऑफ मास लेफ्ट साइड में जा रहा होगा, राइट साइड में जो हमने माना वो गलत माना है। अब यहाँ कॉन्टैक्ट दो जगह हो रहा है, एक इसका पॉइंट टॉप मोस्ट पे और एक बॉटम पे। टॉप वाले पॉइंट की बात कर लो, एक वेलोसिटी आगे की तरफ ड्यू टू द ट्रांसलेशनल मोशन vc, रोटेशन की वजह से भी r ओमेगा आगे की तरफ, तो मैं बोल सकता हूँ vc प्लस r ओमेगा। बॉटम वाले की बात करूँगा तो एक वेलोसिटी इधर की तरफ vc, एक वेलोसिटी पीछे की तरफ r ओमेगा। ऊपर वाले का देखो, ये वाला पॉइंट जो इसके बिल्कुल कांटेक्ट में, उसकी वेलोसिटी राइट साइड में v है, तो कहीं ना कहीं v किसकी इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारे पास vc प्लस r ओमेगा के। इधर देखो, इधर वाले पॉइंट की वेलोसिटी लेफ्ट साइड में ट्वाइस ऑफ v, तो हमारे पास ट्वाइस ऑफ v किसकी इक्वल होना चाहिए, तो ये r ओमेगा कहीं ना कहीं vc से बड़ा होना चाहिए, तो मैं लिखूँगा r ओमेगा माइनस vc, बराबर है। अच्छा, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, एक काम कर दोनों की ऐड कर देता हूँ। दोनों को जैसे ही ऐड करूँगा ये क्या बनेगा, 3v इज इक्व टू 2 टाइम्स r ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा कितना आ रहा है, ओमेगा आ रहा है 3v डिवाइड बाई 2। ओमेगा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब जो मैंने सेंस ऑफ रोटेशन की बात कर रहा हूँ, मैंने जो क्लॉकवाइज लिया है वो हमारा करेक्ट है। यदि यहाँ पे vc पूछा होता, वैसे नहीं पूछा, vc पूछते तो अपन क्या करते, ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते, ठीक है। यदि vc निकालना होगा तो अपन क्या करते, r ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते। तो vc को मैं लिख सकता हूँ v माइनस r ओमेगा, और r ओमेगा बोले तो
अच्छा ये आर नीचे की तरफ, आर ओमेगा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3v डिवाइड बाई 2, तो कितना आ रहा है -v/2। तो यहाँ पे आपके पास सेंटर ऑफ मास लेफ्ट साइड में जा रहा होगा विद एन स्पीड v/2 से, और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो ये हमारा आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप सबका आंसर करेक्ट आया था। ठीक है, एक छोटी सी और प्रॉब्लम है, इसे भी आप ट्राई कीजिएगा। और इसमें कुछ नहीं, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया है। एक राउंड ऑब्जेक्ट दिया है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी वगैरह कुछ नहीं दिया, बस ये बोला कि अभी ये प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है एक स्टेशनरी सरफेस के ऊपर। रेडियस मैंने दे दी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दे दी, और एक जो जी पॉइंट है जो बेसिकली r/2 डिस्टेंस पे, और ये दोनों एंगल 60 डिग्री। तो आप क्रॉस एंगल की बात भी कर सकते हो, ये भी हमारे पास एंगल थीटा हो जाएगा, बराबर है। और ये जो मैंने लाइन बनाई है CF ये हॉरिजॉन्टल है, AD ये वर्टिकल है। हर एक पॉइंट के पास दो वेलोसिटी होगी, एक ट्रांसलेशनल एक रोटेशन। वेक्टर एडिशन करना है, ये मैं पार्ट आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर करेक्ट निकालोगे। हर एक के पास दो वेलोसिटी की वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी को ऐड करना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। एक VC और एक R ओमेगा, बढ़िया है। और ये आपको समझ में आ गया होगा कि D पॉइंट रेस्ट पे रहना चाहिए, उसके लिए आपको ओमेगा की डायरेक्शन भी पता चल जाएगी कि क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। रोलिंग मोशन बेसिकली दो टाइप से होता है। एक तो आपने बात कर लिया कि प्योर रोलिंग, दूसरा हमारे पास होता है रोलिंग विथ स्लाइडिंग, यानी कि जहाँ पे प्योर रोलिंग नहीं होता, कॉन्टैक्ट सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है, उस मोशन को अपन थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं। यहाँ पे एक राउंड ऑब्जेक्ट को मैंने रफ सरफेस पे रखा हुआ है। अभी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और एट t=0 यानी कि मैं स्टॉप वॉच ऑन करते ही इस राउंड ऑब्जेक्ट को एक इम्पल्स देता हूँ, जिससे इसे एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या फिर बोलूँ राइट साइड में एक इनिशियल वेलोसिटी मिल जाता है, और मैं उसे मान लेता हूँ v0, बराबर है। ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। मैं कोई इसे रोटेशनल टॉर्क वगैरह कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ, एक इम्पल्स दे रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास पे एक फोर्स लगा रहा हूँ, सडन फोर्स लगा रहा हूँ, जिससे अचानक से एक वेलोसिटी मिल जाए, बराबर है। तो अभी क्या होगा, पूरा ये राउंड ऑब्जेक्ट आगे की तरफ चल रहा होगा, हर एक पार्ट के पास आगे की तरफ वेलोसिटी होगी, बराबर है। और ये जो आपस बॉटम वाला पॉइंट है, इसके पास में भी आगे की तरफ वेलोसिटी होगी v0 की इक्वल। लेकिन इसके जो कॉन्टैक्ट वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अभी रेस्ट पे है, और ये पॉइंट रेस्ट पे होने की वजह से इन दोनों के बीच में एक स्लाइडिंग होगी, ठीक है। और ये सरफेस हमारे पास रफ है, तो स्लाइडिंग का अपोज करने के लिए यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा पीछे की साइड में, बराबर है। और ये फ्रिक्शन बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शन होगा या फिर बोलूँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स n मल्टीप्लाई बाई म्यू, ऐसे लिखा जाता है। अरे आपके पास फ्रिक्शन फोर्स तो ऐसे लिखते हैं ना, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, बराबर है। और उस बॉडी पे एक और फोर्स लगेगा, जैसा बोलते हो नीचे की तरफ हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ये वो फोर्स एक्ट कर रहे होंगे। तो बॉडी हमारे पास आगे की तरफ स्लाइड करती हुई जा रही है, और फ्रिक्शन इस बात का अपोज करेगा। देखो जो फ्रिक्शन है यहाँ पे, फ्रिक्शन बॉडी के ट्रांसलेशनल मोशन का अपोज कर रहा है, बराबर है। लेकिन फ्रिक्शन एक बढ़िया काम भी कर रहा है। इस फ्रिक्शन की वजह से यदि मैं देखूँ तो इस राउंड ऑब्जेक्ट पे एक टॉर्क लगने लग जाएगा, और ये राउंड ऑब्जेक्ट हमारे पास रोटेट करने लग रहा है। राउंड ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, कैसे रोटेट करेगा, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धीरे धीरे रोटेट भी करेगा। तो ये जो आपस बॉटम वाला पॉइंट है, मैं नेक्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाता हूँ। यदि आप अगले सिचुएशन में देखते हो तो हमारे पास बॉटम वाले पॉइंट के पास दो वेलोसिटी होगी, एक आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में v वेलोसिटी। अच्छा v0 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे जाएगा इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो किसी टाइम t पे, एट टाइम t, एक जनरल टाइम में ले लिया t, उस मोमेंट पे मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है, ठीक है। ये वेलोसिटी v0 से कुछ कम होगी, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ट्रांसलेशनल मोशन का अपोज कर रहा है, बराबर है।
लेकिन ये फ्रिक्शन एक टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है और उस वजह से ये बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। और मान लेते हैं इस मोमेंट पे ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने लग गई, तो इसके पास एक पीछे की तरफ भी वेलोसिटी आ जाएगी, दैट इज आर ओमेगा, बराबर है। और जैसे जैसे टी बढ़ेगा, एज टाइम इंक्रीजेज, एज टी इंक्रीजेज, ये हमारे पास v धीरे धीरे कम होगा, v धीरे धीरे कम होगा और ओमेगा की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी, बराबर है। ओमेगा बढ़ रहा है, v कम हो रहा है, तो एक मोमेंट आएगा जब हमारे पास ये जो v है वो r ओमेगा की इक्वल हो जाएगा। मान लेते हैं वो टाइम t नॉट है, क्या है, दैट एट t इज इक्वल टू टी नॉट, किसी टाइम टी नॉट पे हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो आर ओमेगा के इक्वल हो गई, बराबर है। यानी कि ये टाइम यदि मैं टी नॉट मान रहा हूँ तो हमारे पास ये दोनों वेलोसिटी को मैं इक्वेट कर रहा हूँ कि दोनों बराबर है। जैसे ही दोनों वेलोसिटी इक्वल होगी तो इस पॉइंट की ओवरऑल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और उसके कांटेक्ट में जो नीचे ग्राउंड वाला पॉइंट है उसकी वेलोसिटी भी जीरो है। तो यहाँ पे अब कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो सडनली यहाँ पे फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन आया ही इसलिए था कि यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा था। इसके अलावा तो बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था जिसकी वजह से फ्रिक्शन अपोज करने के लिए आए, बराबर है। तो बॉडी यहाँ से लगा के इधर इतनी देर तक स्लाइड करेगी और उस मोमेंट के बाद में नाउ बॉडी विल हैव प्योर रोटेशनल मोशन। अब बॉडी के पास प्योर रोटेशनल मोशन होगा और यहाँ पे यदि मैं इस मोमेंट के बाद से यदि बोला जाए कि फ्रिक्शन कौन सा एक्ट करेगा, देखो रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो स्लाइडिंग एक्ट करने का कोई चांस नहीं है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो आपके पास कोई फ्रिक्शन भी एक्ट स्टैटिक फ्रिक्शन भी एक्ट नहीं करना चाहिए। तो इस मोमेंट के बाद में यदि बोला जाए आफ्टर t इज इक्वल टू टी नॉट, इस मोमेंट के बाद में हमारे पास जो फ्रिक्शन है वो कितना हो जाएगा, वो हमारे पास जीरो हो जाएगा। और ये जो राउंड ऑब्जेक्ट है इट विल परफॉर्म प्योर रोलिंग मोशन। तो कई बार ये पूछा जाता है कि एक तो बता दो भाई कितने टाइम के बाद में ये प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी। एक वो कई बार पूछ लेते हैं कि भाई जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी उसके बाद में तो फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा तो वी चेंज नहीं होगा, और फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा तो ओमेगा भी चेंज नहीं होगा क्योंकि टॉर्क भी नहीं लग रहा है। तो ये वी कितना होगा, ओमेगा भी पूछा जा सकता है। और इवन ये भी पूछा जा सकता है कि कितना स्लाइड करेगी बॉडी बिफोर परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग मोशन। प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट होने से पहले कितना स्लाइड करेंगे। वन बाय वन सारे एलिमेंट पे अपन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि फ्रिक्शन को नज़ारा देखते हैं, फ्रिक्शन वाले पार्ट को देखते हैं। फ्रिक्शन कितना है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है, बराबर है। तो यहाँ पे बॉडी के ट्रांसलेशनल मोशन को फोकस करते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम ट्रांसलेशनल मोशन, फ्रॉम ट्रांसलेशनल मोशन बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी पता है और फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, टाइम भी नहीं पता, ठीक है। तो ये काम करता हूँ, मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स डिवाइड बाई मास, और फोर्स कितना है म्यू टाइम्स नॉर्मल, और नॉर्मल बोले तो mg, तो म्यू mg फोर्स लग रहा है, डिवाइड बाई मास करूँगा तो म्यू टाइम्स g आ जाएगा। और ये जो फोर्स लग रहा है v के अपोजिट है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, मल्टीप्लाई बाई टाइम t, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर 1, ये किसी टाइम t पे हमारे पास वेलोसिटी रहेगी। अब अपन बात कर लेते हैं बॉडी के पास रोटेशनल मोशन को एनालाइज करते हैं। तो फ्रॉम रोटेशनल मोशन क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम रोटेशनल मोशन पहले देखो बॉडी पे लगने वाला टॉर्क कितना होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट में टॉर्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का अबाउट टॉर्क कितना लगेगा, mg, और n की वजह से तो टॉर्क जीरो रहेगा, फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क कितना रहेगा, F के फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। और ये टॉर्क कैसे घुमा रहा है देख लीजिएगा,
आप इसे एफ क्रॉस आर क्रॉस एफ करके देख लो। यदि आप आर क्रॉस एफ करोगे तो टॉर्क की डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगी। टॉर्क हमारे पास प्लेन के अंदर की तरफ आ रहा है, ये टाउ की डायरेक्शन आ रही है, ठीक है। ये टॉर्क की डायरेक्शन है, यानी कि आप देखते हो तो बॉडी हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करनी चाहिए। ओमेगा की डायरेक्शन भी अंदर की तरफ ही आएगी, बराबर है। और टॉर्क को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ आई अल्फा, आई सी मल्टीप्लाई बाय अल्फा मोर प्रिसाइजली, ठीक है। और ये कितना है, म्यू टाइम्स एम जी मल्टीप्लाई बाय आर। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितने आ जाएगी, अल्फ़ा आ जाएगा म्यू टाइम्स एम जी आर डिवाइड बाई आई सी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, बराबर है। अब मैं ओमेगा की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये जो अल्फ़ा है ना, ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये लगा दो, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। अल्फ़ा बोले तो म्यू टाइम्स एम जी आर डिवाइड बाई आई सी मल्टीप्लाई बाई टाइम टी। एक काम करता हूँ, मैं दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये आर ओमेगा यदि कैलकुलेट करना पड़े तो आर ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू टाइम्स एम जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई आई सी मल्टीप्लाई बाई टाइम टी, यही है। और आपको पता है कि आर सी की वैल्यू आर ओमेगा की वैल्यू वी की इक्वल है। इक्वेशन 1 और 2 से आप कंपेयर करते हो तो हमें टाइम टी मिल जाना चाहिए। एक बार देखते हैं इक्वेट करके। यदि आप इक्वेट करते हो तो ये कितना आ रहा है, अब इक्वेट करो इस पार्ट को, फिर इधर लाते हैं अपन। इक्वेट करते हैं पहले तो म्यू टाइम्स एम जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई आई सी टी इज इक्वल टू वी नॉट माइनस म्यू जी टी, यही आ रहा है। ये टी वाली टर्म्स इधर लेते हैं, तो म्यू टाइम्स एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई आई सी, और ये जी टी इधर तरफ ये आके पॉजिटिव हो जाएगा, म्यू टाइम्स जी टी इज इक्वल टू वी नॉट। देखो टाइम टी कितना आ रहा है, तो टाइम टी की वैल्यू आएगी हमारे पास वी नॉट डिवाइड बाई, जो पार्ट कॉमन है उससे बाहर ले लेता हूँ मैं, म्यू जी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई आई सी। तो ये वो टाइम है जहाँ पे ये टाइम को अपन बेसिकली टी नॉट लिख रहे हैं, जहाँ पे ये इक्वल हो जाता है ना, इस टाइम को मैंने टी नॉट माना है ना, तो बेसिकली आप टाइम को लिख सकते हो टी नॉट, बराबर है। तो ये टाइम हमारे पास है टी नॉट। तो टी नॉट की वैल्यू तो हमें मिल गई जो हमें चाहिए था। तो इतने टाइम के बाद में हमारा जो राउंड ऑब्जेक्ट है उसकी प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, इतने टाइम के बाद में। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट तो आ गया। अब इसके अलावा हमें और भी बहुत कुछ निकालना है, ठीक है। जैसे एक तो ये पता करना है कि v की वैल्यू कितनी है। कोई बात नहीं, v की वैल्यू के लिए तो आप सिंपल ये टी नॉट की वैल्यू पुट कर दो तो भी आ जाएगा। अरे टी नॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा v की वैल्यू, यहाँ से पुट करके देखो, एक बार पुट कर ही देते हैं। इस इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं तो हमारे पास v कितना आता है, v नॉट माइनस म्यू जी, टी नॉट की वैल्यू कितनी है, वी नॉट डिवाइड बाई म्यू जी 1 प्लस एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई आई सी, ये आ रहा है। थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करके लिखते हैं, तो यहाँ से वी नॉट कॉमन आ जाएगा, क्या बनेगा 1 माइनस ये म्यू जी से म्यू जी कट जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई आई सी। इस पार्ट को थोड़ा सा मैं एलसीएम लेके और बढ़िया से सॉल्व करता हूँ। 1 प्लस एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई आई सी, ये इधर लिखोगे तो आपके पास क्या बनेगा ऊपर एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई आई सी, और ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही पार्ट बचेगा मल्टीप्लाई बाई वी नॉट।
तो ये वो वेलोसिटी होगी जब आप पास, ये वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी जब पार्टिकल का प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो वी की वैल्यू भी आ गई। अब यदि हमसे पूछा जाए कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद में या कितने आपके पास डिस्टेंस तक स्लाइड करेगा उसके बाद में प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी, तो इसके लिए आप थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हो, सेकंड इक्वेशन भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैं ये वाला पार्ट एस की कैलकुलेशन वाला आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब थर्ड इक्वेशन लगाओ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट के स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, वहाँ से आ जाएगा। सेकंड लगाओ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, वहाँ से आ जाएगा। आपकी मर्जी, आप कहीं से भी सॉल्व करो, आंसर पक्का आएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसी स्टोरी को, है ना, यहाँ पे मैंने ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों के लिए सेपरेट इक्वेशन लिखी, तब जाके फाइनली हमें v मिला, सॉरी टाइम मिला, और टाइम मिलने के बाद हमें v की वैल्यू मिली। ठीक है, लेकिन ये यदि मुझे सिर्फ v पूछा होता है तो v के लिए मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ v पूछा हो तो मेरे लिए एक अल्टरनेट तरीका भी है। अच्छा, वो अल्टरनेट तरीका क्या है, आप यहाँ पे जो ग्राउंड है ना, इस ग्राउंड पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। जैसे मैं कैलकुलेशन के लिए यहाँ एक पॉइंट ले रहा हूँ, ये मैंने एक पॉइंट लिया है O, आप पॉइंट कहीं भी ले सकते हो। अच्छा बताओ, इस राउंड ऑब्जेक्ट पे O के अबाउट टॉर्क कितना है? आप कहोगे सर mg और n का इक्वल मैग्नीट्यूड का टॉर्क रहेगा और अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, या फिर बोलो mg और n एक फोर्स कपल का काम कर रहे हैं और दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, वो आपस जीरो है, इस वजह से mg और n का मिला के टॉर्क जीरो रहेगा। बहुत बढ़िया। और फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क जीरो रहेगा क्योंकि फ्रिक्शन O से पास हो रहा है। यदि ऐसी बात है कि हमारे पास, मैं यहाँ पे एक अलग से चीज़ लिख रहा हूँ, मेथड 2 के लिए बात कर रहा हूँ मैं, एज टॉर्क अबाउट O इज ज़ीरो। यदि O के अबाउट टॉर्क ज़ीरो है तो O के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। O के अबाउट इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम इक्वल होना चाहिए। मैं ये भी लिख सकता हूँ, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, O के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की बात करोगे तो स्टार्टिंग के अंदर इस राउंड ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है, इसका ओमेगा तो जीरो है, आपके पास दो क्या बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम रहते हैं ना, एक स्पिन की वजह से और एक ऑर्बिटल की वजह से। तो स्पिन वाला पार्ट जीरो है, सिर्फ ऑर्बिटल वाला बचेगा। तो मैं मेथड 2 से बात कर रहा हूँ। मेथड 2, हमारे पास इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, यही बात कर रहे थे। अब स्टार्टिंग के अंदर बात करते हैं, आई ओमेगा वाला पार्ट तो ज़ीरो, और वो क्या लिखेंगे, लीनियर मोमेंटम एम वी नॉट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। देख लो, एम वी नॉट वाली जो लाइन है, एम वी नॉट वाली ये लाइन आएगी हमारे पास, एक्सटेंड कर दो ये लाइन, और इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो ये आएगी जो आर के इक्वल है, बराबर है। तो ये नज़ारा है। और अच्छा, डायरेक्शन देखो, आप आर क्रॉस पी करते हो ना, तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं आर की डायरेक्शन है, आराम से देखना, ये पोजीशन वेक्टर की। तो यदि आप आर क्रॉस पी करोगे तो ऐसे घूमोगे, ऐसे घुमाओगे, डायरेक्शन अंदर की तरफ जाएगी, बराबर है। तो याद रखना, टॉर्क की डायरेक्शन, सॉरी एल की जो डायरेक्शन आ रही है ना, ई वाला पार्ट की डायरेक्शन, ये बेसिकली प्लेन के अंदर की तरफ आ रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। फाइनली बात करें तो v स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ पे भी देखता हूँ तो आप पास ऑर्बिटल वाला जो पार्ट है ना, वो तो एम वी आर ही लिखा जाएगा, बस v की जगह, v नॉट की जगह v आ जाएगा। तो एक पार्ट तो यहाँ भी आपके पास एम वी आर ही होगा, और डायरेक्शन भी वही आ रही अंदर की तरफ। दूसरा स्पिन वाला क्या होता है, आई सी मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, ये लिखते हैं, आई सी मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। अच्छा, ओमेगा की डायरेक्शन देखो, ओमेगा जिस तरीके से घूम रहा है अंदर की तरफ आ रहा है, तो ओमेगा की डायरेक्शन भी अंदर की तरफ है।
तो डायरेक्शन तो सारी अंदर की तरफ है, डायरेक्शन को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है ना, ठीक है। और एक और चीज़ बात कर सकते हैं, एज प्योर रोलिंग हो रही तो v किसकी इक्वल होना चाहिए, v हमारे पास r ओमेगा की इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारे पास m v नॉट r आई सी, और मैं ओमेगा की जगह v अपॉन r लिख सकता हूँ, v अपॉन r। तो ये हमारे पास m r v कॉमन आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। इस r को मैं इधर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, ये काम करता हूँ, पूरी इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई कर दो। तो v की वैल्यू कितनी आ रही, v की वैल्यू आ रही m r स्क्वायर, और डिवाइड बाई ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास आई सी प्लस एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वी नॉट। क्या यही वो पार्ट था, देखो v की वैल्यू यही आ रही थी क्या, अरे आपने आई सी से डिवाइड किया हुआ है ना, एक काम करो आई सी से मल्टीप्लाई करो, यही वो पार्ट आ रहा है। तो v की वैल्यू वही आ रही थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ही जल्दी आंसर आ रहा है। और एक बार आपको v मिल जाए तो आप फर्स्ट इक्वेशन लगा के ट्रांसलेशन मोशन की टाइम भी निकाल सकते हो। तो ये काफ़ी यूजफुल तरीका है एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन का। लेकिन आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व सिर्फ इसी लाइन पे ले सकते हो, सरफेस पे कोई पॉइंट होना चाहिए, यानी कि फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क जीरो आना चाहिए, ऐसा पॉइंट होना चाहिए, फ्रिक्शन वाली लाइन पे वो पॉइंट ले सकते हो। कहीं और लोगे तो टॉर्क नॉन जीरो आएगा और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलना गलत होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपस रोलिंग मोशन की जो पहली सिचुएशन है ना, जहाँ पे पार्टिकल के पास स्टार्टिंग के अंदर ट्रांसलेशनल मोशन होता है और धीरे धीरे यहाँ पर आप यदि क्लोजली ऑब्जर्व करते हो तो फ्रिक्शन बेसिकली ट्रांसलेशनल मोशन का अपोज करता है और रोटेशनल मोशन का सपोर्ट करता है। यहाँ जो बॉडी रोटेट कर रही है दैट इज़ ड्यू टू द फ्रिक्शन। यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो बॉडी रोटेट ही नहीं कर पाती और वैसी की वैसी चली जाती बिना घूमे, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से बॉडी घूमने लग गई है, ठीक है। अब एक बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन डिस्कस करेंगे जहाँ पार्टिकल के पास स्टार्टिंग में रोटेशनल मोशन हो, तब क्या होगा, बराबर है। अब अपन सेकंड सिचुएशन में बात करते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट के पास स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ रोटेशनल मोशन हो, तब क्या नज़ारा होगा। वैसे ये वाला एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सबको याद रहता है। यदि आप साइकिल को अपनी स्टैंड पे खड़ी करते हो, साइकिल को स्टैंड पे खड़ी करके आप पेंडल मारते हो, तो आप उसको सिर्फ जो पीछे वाली व्हील है ना, उसको सिर्फ आप रोटेशनल वेलोसिटी देते हो, ठीक है। अब आप अचानक जैसे उसे स्टैंड से नीचे उतारते हो, तब देखो क्या नज़ारा होता है। अचानक से पीछे से मिट्टी उड़ेगी और थोड़ा सा आपका टायर स्लिप करेगा, बराबर है। वही सिचुएशन अपन यहाँ देख रहे हैं। ये एक राउंड ऑब्जेक्ट है जिसकी रेडियस r है, मैंने इसे इनिशियल में एक एंगुलर वेलोसिटी दी है v नॉट, ठीक है, और इसको धीरे से इस रफ सरफेस पे रख देता हूँ जहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, नॉन जीरो है। इस रफ सरफेस पे मैं धीरे से प्लेस कर रहा हूँ। तो प्लेस करने से जस्ट पहले यदि बात करूँ तो ये वो पॉइंट है जो यदि कॉन्टैक्ट में आने वाला है तो इसके पास एक वेलोसिटी होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, कितनी, r ओमेगा। और कोई वेलोसिटी होगी क्या, नहीं। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, 0, बराबर है। तो जैसे ही कॉन्टैक्ट में आएगा तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि नीचे वाला जो पॉइंट है ये रेस्ट पे है, तो रिलेटिव मोशन पीछे की तरफ ये वेलोसिटी है, तो इसका अपोज करने के लिए हमारे पास एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, किधर की तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बिल्कुल, फ्रिक्शन आपका आगे की तरफ ऐसे एक्ट करेगा, और कौन सा करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। कितना होगा, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। और आप देखोगे तो इधर की तरफ हमारे पास लगेगा mg और इधर की तरफ लगेगा नॉर्मल फोर्स, और हम बात कर देंगे हमारे पास नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg की इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे एक डाउट आता है, सर इस ग्राउंड वाले पॉइंट की वेलोसिटी पीछे की तरफ है, यानी कि आप जैसे ही साइकिल को स्टैंड से ऐसे घुमा के खड़ी करोगे तो हमारी साइकिल इधर की तरफ जाएगी। नहीं, ये सोचना आपकी बेवकूफ़ी है। क्यों, ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, ये उसके सेंटर पोजीशन पे बात करो ना भाई। क्या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, नहीं, सेंटर ऑफ मास की कोई वेलोसिटी 0 नहीं है,
सॉरी सेंटर ऑफ मास के पास कोई वेलोसिटी नहीं, वो जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास को तो इधर वेलोसिटी नहीं मिली है ना। ये वाला पॉइंट स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन आगे एक्ट करेगा। अब देखो नेक्स्ट मोमेंट पे जो सेंटर ऑफ मास को वेलोसिटी मिलेगी ना, वो किधर मिलेगी, ऑब्जेक्ट उधर जाएगा। हाँ, हालांकि अभी स्लाइड कर रहा है ये वाला पॉइंट ऐसे, लेकिन स्लाइड करते ही पीछे जाने के बजाय ऊपर जाएगा, ये घूम रहा है ना, आप ऐसे समझो, ठीक है। तो बॉडी ऐसे स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शन आगे की तरफ एक्ट कर रहा है, बराबर है। और हमारे पास अब देखो आगे का नज़ारा क्या होगा। तो यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन के टॉर्क को देखो, तो अब टॉर्क की डायरेक्शन देखो, अब टॉर्क की डायरेक्शन देखो ड्यू टू फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क की डायरेक्शन करोगे तो आर क्रॉस एफ करके देखो, तो प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ रहा है। और जो ओमेगा की डायरेक्शन देखो, तो ओमेगा की डायरेक्शन अंदर की तरफ जा रही है, बराबर है। तो बेसिकली यहाँ पे फ्रिक्शन जो होगा ना, वो रोटेशनल मोशन का अपोज कर रहा होगा। फ्रिक्शन हमारे पास रोटेशनल मोशन का अपोज कर रहा होगा। और उस बॉडी पे पहले कोई फोर्स नहीं लग रहा था, अब एक अकेला फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन। इस वजह से बॉडी इधर की तरफ मूव करेगी, जिधर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उधर की तरफ, और एक सेंटर ऑफ मास को वेलोसिटी मिलेगी। तो हमारे पास थोड़ी देर में ये बॉडी स्लाइड प्लस रोटेट करते हुए आगे बढ़ेगी, ठीक है। और किसी मोमेंट पे मान लेते हैं कि यहाँ पे आप पास ये ऑब्जेक्ट आ गया, और इस मोमेंट पे सेंटर ऑफ मास को कुछ वेलोसिटी मिल गई, मान लेते हैं वो वेलोसिटी v, और ये ओमेगा कुछ कम होते होते ओमेगा नोट से ओमेगा हो गया। ये स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, एट t इक्वल टू 0 का सीन था। ये एक जनरल टाइम की बात कर लेते हैं t टाइम पे। तो अब जो बॉटम वाला पॉइंट है अगेन उसके पास दो वेलोसिटी रहेगी, एक आगे की तरफ ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से v, और एक पीछे की तरफ रोटेशनल मोशन की वजह से r ओमेगा। ये जो इस बॉडी को जो सेंटर ऑफ मास को वेलोसिटी मिल रही है ना, ये फ्रिक्शन की वजह से मिल रही है, यानी कि फ्रिक्शन ट्रांसलेशनल मोशन का सपोर्ट कर रहा है और रोटेशन का अपोज कर रहा है। आप चाहो तो ट्रांसलेशनल और रोटेशन की अलग अलग सेपरेट इक्वेशन लिख सकते हो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट v एंड ओमेगा, बराबर है। फिर अगेन मैं उसी सिचुएशन पाता हूँ कि किसी टाइम t पे एट t इज इक्वल टू टी नॉट, ये वो स्पेशल टाइम है जब मैं मान लेता हूँ कि v हमारे पास r ओमेगा के इक्वल हो गया। तो जैसे v r ओमेगा के इक्वल होगा, कॉन्टैक्ट पॉइंट के बीच में रिलेटिव मोशन बंद हो जाएगा, और इस मोमेंट के बाद में फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि आफ्टर t ग्रेटर देन t नॉट फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। इवन सरफेस इज रफ, ये इंपॉर्टेंट बात है, इवन सरफेस इज रफ, हमारी रफ सरफेस है उसके बावजूद फ्रिक्शन ज़ीरो है। यही वो इंटरेस्टिंग रीज़न है कि हम रोलिंग मोशन को पढ़ते हैं, बराबर है। तो अब यदि मेरे को ये टी नॉट के बारे में पूछा जाए कि टी नॉट कितना होगा जब ये नज़ारा होगा, या वो वेलोसिटी कितनी रहेगी, ओमेगा कितना रहेगा, कितनी डिस्टेंस स्लाइड करेगी, तो फिर से मैं इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। एक तो ट्रांसलेशनल और रोटेशन की इक्वेशन बनाओ, वहाँ से टी निकालो, वी निकालो, सारा काम हो जाएगा। दूसरा बेटर तरीका यही है कि आप क्यों नहीं एक फिर से एक जनरल पॉइंट ले लेते हो जिसके अबाउट टॉर्क ज़ीरो, ये मैंने एक पॉइंट लिया ओ जो फ्रिक्शन वाली लाइन पे, तो फिर से मैं बोलूँगा एज टॉर्क अबाउट ओ इज ज़ीरो, तो आप पास इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। देखते रहना भाई, स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ स्पिन की वजह से एंगुलर मोमेंटम आएगा, तो मैं इसे लिखूँगा आई सी मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, बराबर है। ओमेगा की डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ, मैं अंदर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो एल की डायरेक्शन भी अंदर की तरफ आएगी, ठीक है। और ऑर्बिटल की वजह से कितना है, ज़ीरो, सेंटर ऑफ मास की कोई वेलोसिटी नहीं है। और किसी जनरल टाइम पे देखोगे तो, जनरल टाइम पे देखोगे तो आपके पास स्पिन की वजह से कितना आ रहा है, आई सी मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, ठीक है। अभी भी ओमेगा की डायरेक्शन वही है, स्टार्टिंग के अंदर ये ओमेगा नॉट है। अब ऑर्बिटल की वजह से डायरेक्शन देखो, आर क्रॉस वी करो, तो आर क्रॉस वी भी अंदर की तरफ आ रहा है। अब चेक करके देख लो भाई,
इस मोमेंट पे ये आर की डायरेक्शन होगी, यदि आपको नहीं समझ आ रहा तो ये आर की डायरेक्शन है, ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है। तो यदि आप आर क्रॉस वी करोगे तो अंदर की तरफ डायरेक्शन जाएगी, और अंदर के डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास एम वी आर। यदि मुझे वी चाहिए तो मैं ओमेगा की जगह वी अपॉन आर लिख सकता हूँ। तो ये आई सी मल्टीप्लाई बाई ओमेगा नॉट इज इक्व टू आई सी, ओमेगा की जगह कितने लिखूँ, आपस वी है ना, आर ओमेगा की इक्वल है, तो ओमेगा की जगह लिखूंगा वी अपॉन आर। तो यहाँ से वी कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारे पास वी कॉमन आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए इस इक्वेशन में कहीं भी कुछ दिक्कत हो तो बराबर है। ठीक है भाई, एक काम करते हैं, तो इस v को मैं लिख सकता हूँ, v कितना आ गया हमारे पास, आई सी डिवाइड बाई आई सी अपॉन आर प्लस एम आर मल्टीप्लाई बाई ओमेगा नॉट। तो ये वो वेलोसिटी होगी जैसी पार्टिकल के पास या राउंड ऑब्जेक्ट के पास इतनी वेलोसिटी मिलेगी, वहाँ पे प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप चाहो तो टी की वैल्यू भी निकाल सकते हो इक्वेशन 1 लगा के, v इज इक्व टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आप पास v इज इक्व टू यू प्लस ए टी। ए कितना आ जाएगा, म्यू टाइम्स जी और टाइम टी, तो टाइम आ जाएगा म्यू जी से डिवाइड कर दो, आ जाएगा v की वैल्यू को। बहुत बढ़िया। तो अब बाकी पैरामीटर भी, इवन ये डिस्प्लेसमेंट भी आप निकालना चाहो तो ये भी आंसर आ जाएगा। सेकंड या थर्ड इक्वेशन लगा लो, उधर से इजीली आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली सिचुएशन भी आपको समझ में आ रही है।